दुनिया एक क्रूर अपराध भरी जगह है। इसका मुकाबला करने के लिए व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के प्रयास में कई कानून बनाए गए हैं। पर पेट्रो रोड्रिगेज जैसे ब्राजीलियन हत्यारे के लिए सजा पर्याप्त रूप से गंभीर नहीं थी। अपने पिता सहित कई हत्याओं के लिए पकड़े जाने के बाद उसने जेल के भीतर अपनी अधिकांश हत्याओं को अंजाम दिया और उन लोगों की जान ले ली जिन्हें वह सजा के लायक मानता था। लेकिन क्या एक आदमी जो अपने ही पिता को मार सकता है, एक सतर्क नागरिक में बदल सकता है, जो समाज के सबसे बुरे लोगों को निशाना बनाता है? क्या यह हत्याओं को मान्य करने का उसका अपना अजीब तरीका था? उल्टी खोपड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं जेम्स और आज हम पेड्रो रोड्रिगेज फिलो के केस को समझेंगे। एकमात्र सीरियल किलर जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आप वास्तव में कुछ बहुत बुरा नहीं करते हैं। जिस दिन से पेड्रो पैदा हुआ था, वह एक हिंसक घर में पला बड़ा था। उसका जन्म 17 जून 1954 को ब्राजील के मिनस गेरेस राज्य में हुआ था, और वह अक्सर अपने निर्दयी पिता की क्रूरता का शिकार होता था। दरअसल, पेड्रो को तो पहली बार अपनी मां के गर्भ में ही मार पड़ी थी, जब उसके पिता ने गर्भवती होने के दौरान उसकी मां के साथ क्रूरता की थी। इसके परिणामस्वरूप पेड्रो एक विकृत और क्षतिग्रस्त खोपड़ी के साथ पैदा हुआ। इस जहरीले और हिंसक वातावरण में पले बड़े पेड्रो को यह विश्वास हो गया कि क्रूर और निर्दयी होना मजेदार है, और अंततः 13 वर्ष की उम्र में ही वह अपने उफान पर पहुंच गया। अपने चचेरे भाई के साथ बहस के बाद उसने उसे गन्ने का रस निकलने वाली मशीन में धकेल दिया, जिससे वो लगभग मरते मरते बचा। एक साल बाद पेड्रो के पिता एक स्कूल गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। एक दिन उनके पिता घर लौटे और बताया कि अल्फेनास के डिप्टी मेयर ने उन पर कैंटीन से खाना चुराने का आरोप लगाया था। मुझे लगता है उसके पिता ने चोरी करते हुए पकड़े जाने के डर से 1 या 2 बर्गर मुफ्त में ही खा लिए होंगे, या खाकर पैसे नहीं चुकाए होंगे। पेड्रो को अपने पिता के गलत तरीके से अपनी नौकरी खोने का विचार पसंद नहीं आया, और उसने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। एक बंदूक लेकर पेड्रो ने पहले तो डिप्टी मेयर को गोली मारी, फिर एक दूसरे स्कूल गार्ड को गोली मारी जिसे वह असली बर्गर चोर मानता था। जब डॉक्टर कहते हैं कि बहुत अधिक जंक फूड खाने से आपकी जान जा सकती है, मुझे नहीं लगता कि उनका इस तरह से मतलब था। हत्याओं के बाद वो मोगी दास क्रूज भाग गया, जहां उसने नशीली ड्रग के अड्डों पर धावा बोला और कई यौन तस्करों को मार डाला। अपने ही तरीके से गलियों की सफाई करते समय वह एक महिला मारिया ओलंपिया से मिला, जिससे उसे प्यार हो गया और उसने उसके साथ सगाई भी कर ली। कुछ समय के बाद वह गर्भवती हो गई। अब यह इस कहानी का सही अंत लगता है ना? वह हत्यारा, जो एक डिप्टी मेयर और गार्ड की हत्या के प्रायश्चित करने के लिए ड्रग डीलर और मानव तस्करों को निशाना बनाता है, वह आगे चलकर एक पत्नी और एक बच्चे के साथ अपना घर बसा लेता है। पर दुर्भाग्य से हम यहाँ उल्टी खोपड़ी पर कहानियों का अंत खुशहाल नहीं करते, और चीजें आगे चलकर बहुत खराब होने वाली है। हालांकि पेड्रो को प्यार हो गया था, पर हालात इतने सामान्य नहीं थे। वास्तव में मारिया, जो एक गिरोह का हिस्सा थी, पेड्रो को दुश्मन गिरोह के सदस्यों का पता लगाने और उन्हें मारने के लिए कहती थी। वो चीजें जो हम पत्नी के प्यार के लिए करते हैं, है ना? कुछ चुनिंदा हत्याओं के बाद ड्रग माफिया की हिंसा की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन वह यह नहीं भूले थे कि इस दंपत्ति जोड़े ने उनके साथ क्या किया था। ड्रग गिरोह में से एक ने अंततः मारिया और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार डाला। इस घटना ने एक बार फिर 18 वर्षीय पेट्रोल को छिपने पर मजबूर किया। उसका दिल टूटा हुआ था, वह अकेला था और बदला लेने की फिराक में था। पेड्रो ने जानकारी के लिए ड्रग डीलरों और गैंगस्टरों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जैसा कि फिल्मों में करते हैं। अंततः उसे पता चला कि गैंग लीडर जिम्मेदार था और उसने एक शादी की पार्टी पर एक साहसी हमला किया। अगर दुल्हन एक साफ सुथरी शादी की उम्मीद कर रही थी तो उसकी उस दिन किस्मत खराब थी। वहां पेट्रो और उसके साथियों के द्वारा गिरोह के 7 सदस्य मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए। यह आश्चर्यजनक था कि उस समय पुलिस ने वास्तव में उसे पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उसे सड़क के कचड़ों की सफाई करने वाले एक चौकीदार के रूप में देखा। ये हैं ब्राजील की गरीबी से जूझ रही सड़कें जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में पेट्रो ने सभी प्रकार के अपराधियों को अपना निशाना बनाया, पहले उनके नाम और पते देखकर उन्हें ढूंढा और फिर उन्हें विभिन्न तरीकों से बेरहमी से मार दिया। हालांकि वह कम से कम एक बार किसी भी तरीके को आजमाता था, पर लोगों की हत्या करने का उसका पसंदीदा तरीका या तो ब्लेड से छीलकर या फिर उन्हें चाकू से गोद गोद कर मारकर मौत के घाट उतारना होता था। लुटेरे जाओ दा कोस्टा का सामना करते समय उसने उसकी खोपड़ी को एक कुंद हथियार से कुचल दिया, जबकि उसके एक अज्ञात साथी कैदी को चाकू से काट दिया गया था।
एक इंटरव्यू में उसने कहा कि यदि वह किसी अपराध के बारे में सुनता है तो वह तुरंत ही जिम्मेदार व्यक्ति को खोजने और मारने के लिए प्रेरित हो जाता है। कभी कभी जब उसे बहुत गुस्सा आता था और उसे उस गुस्से को निकालने की जरूरत होती थी तो वह अपराधियों को पकड़कर मौत के घाट उतार देता था। शादी में किए गए नरसंहार के महीनों बाद पेड्रो ने पाया कि उसकी चचेरी बहन के प्रेमी ने उसे गर्भवती कर दिया और उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इस घटना से वह सीरियल किलर या यूं कहें चौकीदार क्षुब्ध और विचलित हो गया और गुस्से में आकर बिना हिचकिचाए हुए उसने उस आदमी को गोली मार दी। पेट्रोल ड्रग गिरोह के लोगों को मारता जा रहा था पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि घर के हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। एक रात नशे में धुत होकर उसके पिता ने उसकी मां को छुरे से बेरहमी से मार डाला। जैसे ही पेट्रो को इसके बारे में पता चला उसने वही किया जिसके लिए वह कुख्यात था। मई 1973 में वह उस जेल में गया जहां उसके पिता को रखा गया था, वहां घंटों तक उनसे मिलने का इंतजार किया और मिलते ही सुरक्षाकर्मी और अन्य कैदियों के सामने ही अपने पिता पर उसने 22 बार चाकू से वार कर दिया। इस क्रूरता को और भी भयानक दिखाने के लिए उसने अपने पिता के दिल को चीरकर बाहर निकाला और उसे अपने दांतों से ऐसे चबाया जैसे वह ब्रेड टोस्ट को खा रहा हो। यह घटना स्पष्ट रूप से उसकी गिरफ्तारी का कारण बनी और कुछ समाचार सूत्रों के अनुसार वह एक जेल से दूसरी जेल के बीच ले जाने के दौरान भी एक अन्य कैदी को मारने में कामयाब रहा। जब उसे यह पता लगा कि वह कैदी छोटी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करने के कारण जेल में कैद किया गया था। पेड्रो, जिसे दोषी पाया गया और 126 साल की सजा सुनाई गई, उसे ब्राजील की सबसे क्रूर जेलों में से एक में भेज दिया गया, जहां उसने तुरंत खुद को सबसे क्रूर हत्यारों में से एक साबित कर दिया। जेल की सीमाओं के भीतर उसने खुद को जेल में बंद किए गए सबसे बुरे अपराधियों का न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद नियुक्त किया। वह अक्सर अपने शिकार को प्रताड़ित करने के लिए अलग अलग तरीके के हथियार इस्तेमाल करता था और उनकी नुमाइश करता था, साथ ही वह उन्हें प्रताड़ित करने के नए नए तरीके भी इजाद करता था। बच्चों का यौन शोषण करने वाले अपराधी और ड्रग डीलर उसके पसंदीदा शिकार थे। जेल में चारों ओर यह खबर फैल गई कि पेट्रो एक ऐसा हत्यारा था जो दूसरे बुरे अपराधियों को मारना पसंद करता था, जिसके कारण कई कैदी, जिनमें से कुछ तो बहुत बुरे और घिनौने अपराधी थे, वह भी उससे खौफ खाने लगे थे। जेल के अंदर जब एक गिरोह ने उसे मारने की कोशिश की तो बाद में यह पता चला कि उसे मारने वाले 5 अपराधियों में से सिर्फ 2 ही जिंदा बचकर भाग पाए। उसके बाद किसी ने उसे कभी मारने की कोशिश नहीं की। जेल के अंदर किए गए अपराधों के लिए उसकी सजा को बढ़ाकर 400 साल तक कर दिया गया, लेकिन कुछ कानूनी खामियों के कारण पेड्रो को 2003 में ही रिहा करने की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस ने बुरे व्यवहार का हवाला देकर उसकी सजा को 4 साल और बढ़वा लिया, लेकिन 2007 में 47 लोगों को जेल में मारने के बावजूद पेट्रो को आखिरकार रिहा कर दिया गया। आप भी यह जरूर सोच रहे होंगे कि इतने लोगों को मारने के बावजूद वह रिहा कैसे हो सकता है। दरअसल, ब्राजील में एक कानून है जिसके मुताबिक एक अपराधी 40 साल से ज्यादा जेल में नहीं बिता सकता। जी हां, आपने सही सुना। ब्राजील में एक बार ही आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, और वह है युद्ध के समय किए गए सैन्य अपराध के लिए। ब्राजील की कुख्यात जेलों में इतने सालों तक अपने आप को जिंदा बचाए रखने के कारण पेट्रो आज एक मशहूर नाम बन चुका है। ब्राजील की जेलों में लंबी सजा काट रहे कैदियों की औसतन उम्र 15 साल ही होती है, क्योंकि 15 साल के भीतर वह या तो किसी बीमारी से मर जाते हैं या किसी दूसरे कैदी के द्वारा मार दिए जाते हैं। हालांकि यह भयानक व्यवस्था और सच्चाई आज भी ब्राजील की जेलों में मौजूद है, विशेष रूप से उन जिलों में जो सबसे खराब स्थिति में है। 34 साल सलाखों के पीछे बिताने के बाद 2007 में पेड्रो को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद वह ब्राजील के शेरा नामक राज्य के फोर्टोलेजा शहर में जा बसा। हालांकि जेल में किए गए अपराधों ने उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और 2011 में उसे एक बार फिर दंगा शुरू करने के नए आरोपों पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे उसके गांव वाले घर से गिरफ्तार किया और उसने 8 साल और जेल में बिताए। इस बार उसने अपनी हत्यारी प्रवृत्ति को काबू में रखा ताकि जेल में जरूरत से अधिक लंबा समय ना बिताना पड़े। इस बार जेल में रहते हुए उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को पत्र भेजा, जो चोरी के अपराध में दूसरी जेल में सजा काट रही थी। 2008 में अपनी रिहाई के बाद पेट्रो ने 100 से अधिक लोगों को मारने का दावा किया, लेकिन साथ ही उसने जोर देकर यह भी कहा कि उसने जिन लोगों को भी मारा वह सारे बुरे लोग थे, जिन्होंने बहुत बुरे काम किए थे। दरअसल, उसने तो यहां तक कह दिया कि उसने दुर्दांत अपराधियों को मारकर समाज पर उपकार किया है। वह हत्यारा अब यह कहने लगा है कि उसे अपने किए गए अपराधों के लिए खेद है और अब वह ईसाई धर्म को अपनाकर एक ईसाई बन चुका है। उसने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जहां वह अपने हिंसक और खूंखार अतीत के बारे में खुलकर बताता है। इससे भी विचित्र बात यह है कि पेट्रो ने तब से अपना खुद का YouTube चैनल शुरू किया हुआ है, जहां वह अपने इंटरव्यूज की वीडियोस और अपने अतीत में की गई हत्याओं के बारे में बात करता है। वर्तमान में उसके YouTube चैनल पर 2,52,000 सब्सक्राइबर हैं और हर रोज उसके वीडियोस पर सैकड़ों लोग कमेंट करते हैं। क्या हम इस बात को आसानी से पचा सकते हैं? मतलब, 70 के दशक के सबसे खूंखार और कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक का अब अपना खुद का YouTube चैनल है।
मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह एक अपराध होगा और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपराधियों के साथ क्या करता हूं। YouTube चैनल को चलाने वाला एक 30 वर्ष का व्यक्ति है जिसका नाम पाब्लो सिल्वा है। वह खुद एक यूट्यूबर है और पेट्रो का एक पुराना साथी रहा है। वही है जो वीडियो के टाइटल और सब्जेक्ट को सेट करता है। साथ ही वह पेट्रो की मदद करने के लिए अन्य दूसरे कार्य भी करता है, जैसे कि उसके लिए कपड़े खरीदना और उसे चर्च लेकर जाना। जब पाब्लो से यह पूछा गया कि उसने YouTube पर आने में पेट्रो की मदद क्यों की, तो उसका जवाब था, मैं पेड्रो के पॉजिटिव साइड को दुनिया को दिखाना चाहता था जो बहुत से लोग नहीं जानते थे। हालांकि मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि यह YouTube चैनल इतना ज्यादा मशहूर हो जाएगा। पेड्रो रोड्रिगेज फिल्हो को एक मनोरोगी और साइकोपैथ बताया गया है, और मनोचिकित्सकों के अनुसार वह इसके अधिकांश मानदंडों को पूरा भी करता है, क्योंकि जिन लोगों की भी उसने बिना दया और करुणा दिखाए बेरहमी से हत्या की है, उनके लिए उसके मन में जरा भी पश्चाताप नहीं है। जहां एक तरफ तो यह बात है, वहीं दूसरी तरफ पेड्रो को अपनी मां, रिश्तेदारों और गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार है और वह उनके लिए समर्पित रहता है, और यही बात उसे पूरी तरह से एक साइकोपैथ की श्रेणी में नहीं खड़ा करती। 1982 में मनोवैज्ञानिकों द्वारा उसका विश्लेषण किया गया था और उसे एक पागल और असामाजिक चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में बताया गया था, जिसमें न्याय और जस्टिस देने वाले अपने खास तरीके वाले संस्करण को लागू करने के लिए एक जबरदस्त आवेग था। हिंसक और अपमानजनक माहौल में पले बड़े इस हत्यारे को एक सीरियल किलर बनते देखना काफी आसान लगता है। छोटी उम्र से ही उसे यह सिखाया गया था कि किसी बंद घर में चीजों पर नियंत्रण रखने और परिस्थितियों को कंट्रोल में रखने वाला वही व्यक्ति होता है जो सबसे क्रूर, हिंसक और खूंखार होता है। यह वह शक्ति थी जिसका वह आदी हो गया था, पर अपने पिता की तरह औरतों पर जुल्म करके ताकतवर बनने की बजाय उसने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए उन लोगों की हत्या करना जरूरी समझा जिन्हें वह अपराधी और मरने के योग्य मानता था। उसने जो किया उसके बारे में उसे बुरा कैसे लग सकता था, जब उसके दिमाग में वह यह सब समाज की भलाई के लिए कर रहा था। एक बात तो स्पष्ट थी कि पेट्रो अक्सर भावनाओं में बहकर आवेश में आकर घटनाओं को अंजाम दे देता था। जब उसके पिता को चोरी के आरोप में निकाल दिया गया तो वह गुस्से से फूट पड़ा। जब गिरोह के सदस्यों ने उसकी मंगेतर को मार डाला तब भी वह गुस्से से फूट पड़ा, और जब उसके पिता ने उसकी मां को मार डाला तब भी वह गुस्से से फूट पड़ा। यह साफ था कि पेट्रो अपनी परवरिश का नतीजा था, और दूसरों की रक्षा करने और समाज को सुधारने की उसकी भावना उस बचपन की परवरिश से उत्पन्न हुई जिसमें उसने अपने पिता को अपनी मां के साथ सदा क्रूरता और दुर्व्यवहार करते हुए देखा था। वास्तव में पेट्रो को हर बार आईने में देखने पर उसके मां के साथ की गई क्रूरता की याद आती थी, क्योंकि उसकी विकृत धंसी हुई खोपड़ी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी, एक ऐसी खोपड़ी जो एक व्यक्ति द्वारा अपनी गर्भवती पत्नी को पीटने के परिणाम स्वरूप बनी थी। सोचिए कितना घिनौना काम था यह। एक और परेशान करने वाला तथ्य यह भी है, विशेषकर यह देखते हुए कि वह अब स्वतंत्र है, वह तथ्य यह है कि पेट्रो रोड्रिगेज सबसे अधिक हत्या करने वाले सीरियल किलर की सूची में 6ठे स्थान पर है, 71 साबित हत्याओं के साथ। इसका मतलब यह है कि 1968 में अपनी पहली हत्या के बाद से आज के दिन तक के बीच के हर साल में उसने एक से ज्यादा हत्याएं की हुई हैं। जेल से छूटने के बाद से इस 67 साल के सीरियल किलर ने कथित तौर पर अब अपने तरीके बदल लिए हैं। अब वह परेशान युवाओं को अपराध और हिंसा के जीवन से दूर रखने में अपना समय बिताता है। कुछ लोगों के लिए पेड्रो राक्षसों का वध करने वाला एक नायक है, तो कुछ लोगों के लिए वह आज भी एक खूंखार हत्यारा और राक्षस है। चाहे हम उसके समर्थन में खड़े हो या विरोध में, पर एक बात जिस पर हम सभी सहमत हो सकते हैं वह यह है कि पेड्रो रोड्रिगेज फिल्हो की विरासत, उसका नाम और उसके कारनामे आने वाले कई सालों तक याद किए जाते रहेंगे। उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि पेट्रो समाज से कचरा साफ करके दुनिया को बेहतर बनाना चाहता था, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि उसने अपनी बाई बाजू पर एक टैटू गुदवा रखा है जिसमें वह लिखता है कि मैं खुशी और मजे के लिए मारता हूं। सवाल यह है कि क्या 71 साबित हो चुकी हत्याएं करने वाला व्यक्ति और 100 से भी अधिक लोगों की हत्या करने को स्वीकार करने वाला व्यक्ति वास्तव में एक बदला हुआ इंसान बन सकता है? हालांकि वह आम आदमियों की तरह ही सड़कों पर घूमता है, लेकिन एक सबसे डराने वाली बात यह है कि उसने अपने ऐसे अनुयायियों की एक बहुत बड़ी संख्या एकत्र कर ली है जो उसकी एक बात पर कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आगे आपके लिए ऐसे ही और भी सच्ची कहानियां लेकर आते रहे। धन्यवाद।